हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। द वर्म, ये जो पोएम है हमने कंप्लीट की हुई है। एक्सप्लेनेशन हो गया है 8th स्टैंडर्ड का 2.3 सेकंड जो यूनिट है उसमें से ये पोएम है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। टुडे वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर, मतलब हम इंग्लिश वर्कशॉप कंटिन्यू करेंगे। और साथ में ही मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जो साइड क्वेश्चंस है इसके भी आंसर दे रही हूँ, तो आप लोग उसे नोट करके ले सकते हो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आप लोगों को आने वाले जो लेसन्स हैं उसके सारे नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएंगे एंड यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज़ प्रॉपरली। जो द वर्म है 2.3, इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। So here we have first question, why should we take care even of small worms? तो स्मॉल जो वर्म्स होते हैं, छोटे से कीड़े मकोड़े जिसे हम कहते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसका भी हमें केयर क्यों करना है। सो दैट आंसर वी हैव हियर। और वही क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप में भी दिया हुआ है। तो व्हाई डज द पोएट अपील टू अस टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ वर्म? ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और जो हमारा टेक्सचुअल है वैसे भी वो आ सकता है। सो व्हाट इज द आंसर? द पोएट अर्ज अस टू रिमेंबर दैट every creature on this earth is created by God for some purpose. कोई ना कोई उद्देश्य से भगवान ने उसे बनाया है, and we must hence respect every creature, big or small, for each has its own रोल टू प्ले इन दिस यूनिवर्स। मतलब हर एक का अपना अपना एक अलग अलग रोल है। जो अपने लाइफ में आया है वो अपने लाइफ में कुछ अलग तरह से रहता है। जैसे हर एक चीज़, हर एक जो एनिमल देखो या कोई इंसेक्ट देखो, बर्ड देखो, हर एक का कोई ना कोई अलग अलग रोल होता है। जैसे हम देखेंगे हार्बिवोरस एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल है। तो हार्बिवोरस एनिमल क्या होते हैं? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, तो प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। कार्निवोरस एनिमल हर्बिवोरस के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब वो आए हैं वर्ल्ड में, इस दुनिया में आए हैं, तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। देन बिसाइड्स वी हैव नो राइट टू लाइटली टेक अवे अ लाइफ विच वी कैन नॉट गिव बैक। और हमें उनकी लाइफ जो है उसे डायरेक्टली लेना नहीं चाहिए, मतलब हमें उसे मारना नहीं है। वी डोंट हैव राइट टू किल देम। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अभी सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट अदर क्रिएशन ऑफ गॉड आर मेंशन? तो कौन कौन से गॉड ने और कौन कौन से क्रिएशंस किए हुए हैं, क्या क्या बनाया हुआ है। सो दैट वी कुड सी इन वर्कबुक। sun, moon, star, grass and human being, worms, creatures are mentioned in the poem. तो ये सब अलग अलग टाइप के गॉड ने यहाँ पर बनाए हुए क्रिएशंस हैं। तो मेंशन दिया हुआ है, गॉड्स आर मेंशन, सो दैट ओनली यू कैन राइट द गॉड आर मेंशन। ओके, यहाँ पर ये आंसर इस तरह से ओनली यू कैन नेम देम। अगर आप देखोगे तो पोएम में भी दिया हुआ है सन, मून, स्टार्स। ओके, तो यहाँ पे वो आंसर है एक्चुअली, बट दैट आंसर इज गिवन प्रॉपरली इन द वर्कबुक। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द थॉट्स इन द लास्ट 2 लाइन्स इन सिंपल वर्ड। तो ये जो लास्ट 2 लाइन है, जब मैंने पोएम एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैंने बहुत डीपली डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, लास्ट 2 लाइन का हमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। सो हियर वी कुड सी दैट इन एक्सप्लेनेशन, पोएम का जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है इसमें से हमें आंसर करेंगे। द पोएट अर्ज द रीडर्स टू अलाउ द वर्म्स टू एंजॉय देयर ब्रीफ लाइफ विथ इट्स हम्बल प्लेजर। ही टेल्स अस नॉट टू टेक अवे अ लाइफ विच वी कैन नॉट गिव। मतलब जो लाइफ हम नहीं दे सकते हैं उसे लेने का भी हमें कोई भी अलाउ नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है, सो दिस 2 लाइन्स, द लास्ट 2 लाइन्स टेल्स अस अबाउट, या इन लास्ट 2 लाइन्स द पोएट अर्ज द रीडर्स, ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हो एंड यू कैन राइट द आंसर। ऐसे बिगिनिंग करनी है आप लोगों को आंसर की। ओके,
अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेक्सचुअल। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश वर्कशॉप में, रीड द पोएम अलाउड, ये पोएम रीड करने के लिए कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, गिव द मॉडर्न वर्ड, ये जो वर्ड्स होते हैं चेंज करके उन्हें दिया जाता है, उसे हम आर्किक वर्ड कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, आर्किक वर्ड, जो ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। सो दी मीन्स योर, बीइंग मतलब क्या होता है, लाइफ, तो मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ड्स। सो हाउ मेनी वी हैव टिल प्रेजेंट तक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वी हैव दोज आंसर्स। दी, योर्स, बीइंग इज लाइफ, देन बेस्टोर्ड मीन्स गिफ्टेड, गिवन एज अ गिफ्ट, दी, यू, दो, यू, एंड प्रेजेंट मतलब होता है कैन। ओके, तो ये इसके मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑन पेज नंबर 38, ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट यूजेस अ डिवाइस वेयर ही डायरेक्टली एड्रेसेस समवन एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हम डायरेक्टली जिसे हमने देखा नहीं है वो विजुअलाइज है। सच अ डिवाइस इज अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टर्न टर्न दी हैस्टी फूड असाइड। तो इसमें एक हमें सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें फाइंड करने हैं। और 2 लाइन्स, पिक आउट एनी 2 लाइन्स, अदर 2 लाइन्स फ्रॉम अ पोएम दैट कंटेन एन एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी जिसमें है उसे हम ढूंढेंगे, हमें उसमें से फाइंड करना है। सो हियर वी हैव let them enjoy their life day, then we have oh do not lightly take away। तो हम टेक्स्ट बुक में उसे देखेंगे, see here this one। फिर उसके बाद फर्स्ट कौन सा था, let's, then we have the last one, the life though can not give। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट एक है और ये सेकंड दिया हुआ है। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिसे हम, जो कॉन्क्रीट होता है, मतलब सपोज आपने ये बुक देखी है, अभी आप ये बुक देख रहे हो, तो बाद में जब आप आंसर लिखोगे तो वाइल राइटिंग योर इन एग्जामिनेशन, या ऐसे ही आप टेस्ट लिख रहे हो या उसे मेमोराइज कर रहे हो, तो ये बुक जो पेज है आपके आंखों के सामने आएगी। जब आप सोचोगे तब आपकी आंखों के सामने उसे आप डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हो। मतलब आपने अब कॉन्क्रीट में देखा हुआ है, बाद में जब आप उसे विजुअलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। सो एपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द पोएट डायरेक्टली addresses someone who is absent or something that is abstract। ठीक है, जो एक्चुअल में नहीं है उसे वो क्या कर रहे हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं। Now here we have third question, that is think and answer in your own words in your notebook। आंसर लिखना है नोटबुक में। ओके, सो फर्स्ट है, ए दिया है, why does the poet appeals to us to respect the life of worm। क्यों पोएट ने हमें कहा हुआ है, अपील कर रहे हैं कि हमें वर्म का जो लाइफ है उसका रिस्पेक्ट करना है। सो दैट आंसर वी विल सी इन वर्कबुक। सी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वी हैव हियर, वी नीड टू रिस्पेक्ट वर्म्स हावेवर स्मॉल दे मे अपीयर्स बट देयर लाइफ इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू ऑफ अवर्स। उनकी लाइफ भी हमारे इतनी ही इम्पोर्टेंट है। The God who created worms, so we do not have any right to take it away। और फिर उसे गॉड ने दिया हुआ है और उसे छीन कर लेना ये हम नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अवर राइट, हमारा वो राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू यू थिंक गॉड क्रिएटेड वर्म्स एंड व्हाट इज देयर
इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो गॉड ने ये सब जो वर्म्स है देखकर हमें लगता होगा ना, हमें भी लगता है, बचपन में हम छोटे थे हम भी सोचते थे कीड़े मकोड़े पता नहीं भगवान ने क्यों बनाए, मक्खी मच्छर, हाँ चींटियाँ है, ये सब क्यों बनाई हुई है, ऐसे लगता है। तो उसके पीछे भगवान का क्या इकोलॉजिकल है, हमें वो एक्सप्लेन करना है। सो वी विल फाइंड दिस आंसर हियर। सी फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दिस। जो ऊपर के लाइन्स है उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लिखने के लिए। So you can continue. The worms play a very important role in maintaining ecological balance. They loosen the irrigate and merge and bring up fertile. क्या करते हैं वो, जो सॉइल होती है, मट्टी होती है, उसे लूज करते हैं, क्योंकि वो अंदर बाहर करते हैं, इससे क्या होता है मट्टी लूज होती है। एंड द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल दे टर्न द ऑर्गेनिक गार्बेज इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक गार्बेज होता है आपने देखा होगा, जब गीला कचरा अब आजकल क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, वर्म्स की ज़रूरत होती है। मतलब जो अर्थवर्म होते हैं उसकी ज़रूरत होती है, उसे फिर गार्बेज में डाला जाता है और उसे क्या करते हैं वो डिकम्पोज करते हैं और उससे बहुत ही अच्छा खाद, बहुत अच्छा हमें फर्टिलाइजर मिलता है। सो देयर बॉडीज प्रोवाइड द प्रोटीन्स, दस though they are so small, they play a huge role in maintaining ecological balance, and this is the purpose for which God created them. इसीलिए शायद से गॉड ने उन्हें बनाया हुआ है। Now the third question is live and let live is a famous proverb. जियो और जीने दो ऐसे हिंदी में भी कहा जाता है। Which lines from the poem support दिस प्रोवर्ब। तो ये प्रोवर्ब के लिए अपने जो पोएम है उसमें से कौन सी लाइन सुटेबल है, सपोर्ट करती है, हमें वो बताना है। नाउ यू कुड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट सपोर्ट द प्रोवर्ब लिव एंड लेट लिव आर टर्न दी हैस्टी फुट असाइड नॉट क्रश्ड दैट हेल्पलेस वर्म। और क्या है, लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे। फिर थर्ड क्या दिया हुआ है, डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ दो हैजंट नॉट गिव। तो ये जो लाइंस है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जियो और जीने दो, ये प्रोवर्ब ये लाइंस के लिए सुटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। डज द पोएम अर्ज अस टू प्रोटेक्ट ओनली वर्म्स। तो सिर्फ हमें वो वर्म्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है पोएम में। एंड व्हाट इज द जनरल मैसेज कन्वेड थ्रू दिस पोएम। तो और इस पोएम से हमें जनरल मैसेज क्या मिला हुआ है। Though the poem is about the worm, the general message is that God has created all the creatures on earth, big and small, and every creature has a role to play. All beings have equal rights over the bounties of the earth. No one can take away a life that he or she cannot give. तो ये थर्ड का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो क्वेश्चन था उसका, और अभी मैंने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है उसका ये आंसर्स यहाँ पर दिया हुआ है। ये मैंने वर्कबुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है उससे, तो आप चाहो तो ये क्वेश्चंस को भी लिख ले सकते हो। ये भी कम्प्लीटली प्रॉपर आंसर है। जो टेक्सचुअल हम लोग बच्चों को इसे ही डायरेक्टली लिखाते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख लो, नोट करके भी ले सकते हो। और बच्चों कल मैं संडे 2020 का लास्ट संडे है, तो मैं लाइव सेशन लेने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर अटेंड करो, हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वेश्चन तो आप लोगों को इंटरनेट से सर्च करने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज इवन स्मॉल थिंग्स इन नेचर प्ले अ बिग रोल, सो प्रोटेक्ट नेचर। सो फ्रेम सम स्लोगन्स बनाने हैं, जैसे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जियो और जीने दो, हाँ, लिव एंड लेट लिव। तो ये सब क्या होते हैं, ये स्लोगन्स होते हैं। और बेस्ड ऑन द अबव टॉपिक, जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो एक टाइप की क्या है, प्रोवर्ब्स ये स्लोगन्स ही होते हैं।
तो हमें इस तरह से थोड़े लिखने हैं। तो ये सो हियर आई हैव सम नर्चर नेचर एंड गेट नर्चर्ड बाय नेचर। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल द गुड लॉर्ड मेड देम ऑल। ओके, इससे मुझे याद आ गया कि ये एक पोएम थी जो हम लोग बच्चों को सिखाते थे, जो मॉर्निंग जब प्रेयर होता है तब। ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द गुड लॉर्ड मेड देम ऑल। ऐसे तो जो लॉर्ड है उसने सबको बनाया हुआ है, ये बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो ये जो मॉर्निंग प्रेयर था इसमें हम लोग इसको सिंग करते थे, तो आज मुझे वो झट से याद आ गया। ओके, द ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, द गुड लॉर्ड मेड देम ऑल, द टेक केयर ऑफ वन एंड ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल। आप लोगों ने भी शायद से जूनियर में या सीनियर में बच्चों को भी ये पोएम होती है, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल। ऐसे एक पोएम है, तो कभी मैं जूनियर सीनियर का अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें वो पोएम ज़रूर मैं शेयर करूंगी, तो आप लोग भी देख लेना उसे, ठीक है। नाउ वी विल कंटिन्यू द सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर। ओके, हियर व्हाट वी हैव ड्राफ्ट द शॉर्ट स्पीच। ओके देन ठीक है, तो इसे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्मॉल स्पीच यहाँ पर जो आप लोगों को पॉइंट्स दिए हैं, अकॉर्डिंग टू दोज पॉइंट्स वी हैव स्मॉल स्पीच। तो आप लोग इसे क्या करोगे, स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट। तो इसका ये टॉपिक दिया है एंड यू जस्ट नोट इट डाउन, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसमें इतना टाइम नहीं अभी आप लोग करेंगे कि रीडिंग करने में बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो गुड मॉर्निंग, टुडे इज 5 जून, तो आप आज का डेट लिख दो एंड यू कैन कंटिन्यू दिस। ओके, 5 जून एनवायरमेंटल डे है, तो आप लोगों को डेट सेम लिखना है। यू हैव टू राइट द 5 जून ओनली, बिकॉज ये एनवायरमेंटल डे होता है, उस दिन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, तो यू जस्ट राइट द सेम डेट। ओके फाइन, नाउ वी कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कभी कभी आप लोगों को बच्चों के मैसेजेस आते हैं मुझे कि टीचर आप बहुत अच्छा टीच करते हो, बट साउंड बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा है, बच्चों मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, बिकॉज जो रोड साइड है वहाँ से इतनी गाड़ियाँ जाती है, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आज भी मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने विंडोज़ डोर सब बंद करके मैं बैठी हुई हूँ और ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। ओके ओके, देन वी हैव 6th क्वेश्चन, दैट इज पैराफ्रेज द पोएम इन योर ओन सिंपल लैंग्वेज, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो आप लोगों को क्या करना है, पोएम जो है उसके पूरा एक्सप्लेन करके लिखना हुआ है। तो पैराफ्रेज जो है यहाँ पे पोएम का दिया हुआ है, जस्ट नोट इट डाउन। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो मैंने आप लोगों को दिया था प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है एक्सप्लेनेशन। आप एक बार वो एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द होल पोएम। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ओके, आप इसे कंटिन्यू लिख सकते हो। नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेम द पॉइंट वाइज एनालिसिस द ऑफ द पोएम द वर्म। कौन सा पोएम है, द वर्म। यूज द फॉलोइंग पॉइंट। पॉइंट वाइज हमें क्या करना है, उसे एनालाइज करना है। द पोएम एंड पोएट, कौन सा पोएम है उसका नाम लिखना है, देन पोएट का नाम लिखना है, थीम क्या दिया है, टोन क्या है, स्ट्रक्चर स्टैंजास कैसे हैं, राइम कैसा है, रिदम कैसा है। ठीक है, और राइम रिदम ये सब जो ग्रामर का पार्ट है, मैं ग्रामर का जब सेशन आप लोगों के साथ लूंगी तो एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। सो नाउ आई जस्ट शो यू द आंसर। ठीक है, द वर्म बाय द थॉमस गिसबॉर्न। थीम क्या दिया हुआ है, रिस्पेक्ट एवरी क्रिएचर
बिग और स्मॉल, फॉर ईच हैज़ देयर ओन रोल टू प्ले इन दिस यूनिवर्स, या वर्ल्ड लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को 5 पॉइंट्स जो आगे दिए हुए हैं। ओके, हाउ मेनी वी हैव, लैंग्वेज और फिगर ऑफ स्पीच जो दिया है तो पीछे पेज पे है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। ओके, इतना आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। ओके, हियर वी हैव लैंग्वेज एंड द इमेजिनरी आर्किक दिया है ना यहाँ पर देखो, एंड लैंग्वेज नो इमेजिनरी। आर्किक लैंग्वेज दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताया ना आप लोगों को कैसे आते हैं, डिफरेंट साउंड्स के जो ओल्डन इंग्लिश के अकॉर्डिंग होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी है एंड इन्वर्जन है, ठीक है। ये 2 टाइप्स के इसमें फिगर ऑफ स्पीच आए हुए हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच का भी एक दिन मैं आप लोगों का ग्रामर का पार्ट ले लूँगी, तो उसमें से हम कंटिन्यू करेंगे। सो ऑलरेडी आई हैव हियर वंस आई विल शो यू माय ग्रामर बुक। ग्रामर बुक है, इसमें बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं, प्लस मेरे पास आप लोगों के जो स्टैंडर्ड वाइज ग्रामर के बुक होते हैं वो बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो मैं आप लोगों को उसमें से भी थोड़ा एक्सप्लेन करते रहूँगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलग देखो दिया हुआ है, प्रैक्टिकल है, इंग्लिश ग्रामर का जो है एब्रीविएशन दिया हुआ है, मतलब ये वर्ड्स को वी से क्या आता है, ए से क्या है, सी से क्या है, कॉम्पोजिशन, मतलब बुक में क्या क्या है हमें यहाँ पर हाईलाइट करके दिया है विद आंसर्स भी दिए हैं, रिकमेंडेड फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं एक दिन आप लोगों को, बहुत बड़ा बुक है देखिए, तो ये ऑलरेडी मैं स्कूल में यूज़ करती हूँ, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। एक दिन हम एक बुक को स्टडी करेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन, हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, सो वी विल डू दैट। तो ये कंप्लीट इतना हो गया है, अभी एक लास्ट चीज़ बची हुई है, दैट इज़ द वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप जो है मैं ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देख लो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करो। और 18,000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं 2020 में, तो 20 हो जाते कंप्लीट 20,000, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंप्लीट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि 2020 ख़त्म होते होते मेरे सब्सक्राइबर भी 20,000 हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।